हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद मैं आज आप लोगों के सामने में फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए, मैं आज आप लोगों को 12वीं क्लास का तीसरा चैप्टर, जो 12वीं क्लास का तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आज मैं आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो आइए पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम जान लें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरे बच्चों, आज के क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे और बताएंगे कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य के मेल और फीमेल देखने में ही एक दूसरे से अलग होते हैं। फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल आर डिफरेंट टू ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दिखने में भिन्न होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म होते हैं। ह्यूमन सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म होते हैं। डायमॉर्फिज्म मतलब मानव लैंगिक द्विरूप होते हैं। मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव में क्या होगा? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। एक बात हो गया। दूसरी बात, मानव में हम देखते हैं कि मानव में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो इस परिस्थिति में इसमें होने वाले जो रिप्रोडक्शन होंगे वो होंगे यूनिसेक्सुअल। आप लोग पहले से ही आप लोगों को जानकारी होगा कि जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं उसमें यूनिसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो हम लिखेंगे कि ह्यूमन जो होता है ह्यूमन यूनिसेक्सुअली होते हैं। ह्यूमन यूनिसेक्सुअली मतलब मानव में एक लैंगिक जन्म होता है। मानव क्या होता है? मानव में होता है यूनिसेक्सुअल। मानव में एक लैंगिक जन्म होता है। मानव में एक लैंगिक जनन होते हैं। मानव में एक लैंगिक जनन होते हैं। दूसरी बात, ये जनन की क्रिया जो मनुष्य में शुरू होती है वो पुबर्टी एज आने पर। अब पुबर्टी एज मेल और फीमेल में जो पुबर्टी एज होते हैं, मेल और फीमेल में पुबर्टी एज होते हैं, वो मेल के लिए होता है 14 से 16 वर्ष और फीमेल के लिए होता है 11 से 13 वर्ष। ये पुबर्टी एज है और इस एज में प्रजनन की क्रिया आरंभ हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैरिज का जो एज है वो अलग है। मैरिज का जो एज होता है तो मैरिज एज है वो मेल के लिए है 21 इयर्स है और फीमेल के लिए 18 वर्ष। इस उम्र में विवाह होती है या होनी चाहिए कानूनन रूप से। इस उम्र में जब बच्चा पैदा करने की जो उम्र आती है विवाह के बाद, तो इस उम्र में बच्चे उत्पन्न होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि मानव में लैंगिक जनन की क्रिया पुबर्टी एज आने पर आरंभ हो सकती है और इसके लिए एज होता है 14 से 16 मेल के लिए और फीमेल के लिए 11 से 13 होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखना है कि मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होते हैं। तो ओवरव्यू में पहले हम देखेंगे कि ओवरव्यू
रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग मेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस यानी मेल के शरीर में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। हम इसी सिस्टम को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मेरे बच्चों, जितने भी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम लोग को देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद देखना है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद देखना मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को हम लोग एमसी भी कहते हैं, एमसी शॉर्ट में एमसी कहते हैं। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसके बाद हम लोगों को देखना है प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसके बाद हमको देखना है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको इस चैप्टर में देखना है और इसी चैप्टर में हमको इतने पॉइंट पर फोकस करके स्टडी को क्लियर करना है। मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से मैं आपको ये चैप्टर क्लियर कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो आइए पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको एमसी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इतना टॉपिक इसको हम लोगों को पढ़ना है। इस तमाम टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है और मैं आपको एक एक टॉपिक का पूरा डिटेल बताने वाला हूं। आप बने रहे वीडियो से और ध्यान से सुने। मेरा ऐसे ऑफ क्लास भी बायोलॉजी का नमक गोदाम रोड सहरसा में 11वीं और 12वीं दोनों का बैच चल रहा है। 11वीं का नया बैच 7 से 8 बजे सुबह में और दोपहर में 4 से 5 बजे शाम में, और इस्लामिया चौक पर 8 से 9 12वीं का है, 9 से 10 11वीं का नया बैच शुरू कर दिया है सहरसा में। जो बच्चे अहमद सर के क्लास में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो इस दोनों सेंटर पर जुड़ सकते हैं। आइए अब आपको बताना चाहता हूं पहला टॉपिक जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखिए, मनुष्य के शरीर में, मेल के बॉडी में बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टेस्टिस होता है, रेटेड टेस्टिस है, भाषा फ्रेंसिया है, इपिडाडामिस है, भास डिफरेंस है, मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड है और पेनिस है। ये सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल करके जो एक संरचना बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, हम उसी को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए फीमेल, हम इसको अलग से भी फिगर बना करके बताएंगे। अभी मैं ओवरव्यू में पहले मोटा मोटी हम जो चर्चा है वो हम कर देते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मादा प्रजनन अंग होते हैं। मादा प्रजनन अंग में ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और मेमरी ग्लैंड होते हैं। इसमें ओवरी से लेकर के वेजाइना तक एक मिलकर एक संरचना बनाते हैं या एक तंत्र बनाते हैं जिसे हम मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो मेरे बच्चों, अब हमको देखना है गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए, मेल के टेस्टिस में, अगर ये मेल का टेस्टिस है, ये मेल का टेस्टिस है, टेस्टिस है, ये मेल के टेस्टिस है, तो मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। स्पर्म को मेल गैमेट कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। तो अब टेस्टिस के भीतर स्पर्म बनने क्रिया को, टेस्टिस के भीतर जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनेगा, टेस्टिस के भीतर जो शुक्राणु बनेगा, हम टेस्टिस के भीतर जाएंगे शुक्राणु, शुक्राणु, ये शुक्राणु बनेंगे। टेस्टिस के भीतर शुक्राणु बनने की क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस या मेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं हम लोग। क्लियर है ये बात? अब आइए, अब हमको देखना फीमेल गैमेटोजेनेसिस में। देखिए, जो ओवरी होता है, ओवरी अगर है, ओवरी के भीतर ओवम बनेगा, ओवम बनेगा, ये ओवरी है और ओवरी के भीतर ओवम बन गया, ओवम बन गया। तो इस ओवम बनने की जो क्रिया होगी, ओवरी के भीतर ओवम बनने की क्रिया को हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस या मादा युग्मक जनन बोलेंगे हम, मादा युग्मक जनन। क्लियर है? नर युग्मक जनन, मादा युग्मक जनन। शुक्राणु बनेगा टेस्टिस में, अंडाणु बनेगा ओवरी में। क्लियर है ये बात? अब आइए हम लोग को देखना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो एमसी के बारे में मैं पहला चैप्टर में भी आपको बता चुका हूं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल। मेरे बच्चों, यहाँ पर फिर हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जानेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम यहाँ 3 चीज, नई चीज जानेंगे। एक जानेंगे हम लोग मेनार्क, एक जानेंगे मेनार्क, मेनार्क, रजो दर्शन। दूसरा जानेंगे हम लोग मेनोपॉज, मेनोपॉज, रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति। और चौथा फेज ऑफ एमसी, फेज ऑफ एमसी, फेज ऑफ एमसी। ये 3 बात एमसी के अलावे हमें इस चैप्टर में 3 बात जानना है और ये जानना है मेनार्क, जो फर्स्ट एमसी को हम मेनार्क कहते हैं, 11 से 13 वर्ष की आयु में आते हैं। हेलो, अब यहाँ पर हम लोगों को 3 चीज जानना है। मेनार्क जो होता है वो रजो दर्शन, फर्स्ट एमसी को बोलते हैं। सेकंड, उसके बाद सेकंड में हम लोग मेनोपॉज, मेनोपॉज होता है, हम लोग मेनोपॉज कहते हैं जब फीमेल में एमसी की क्रिया कंप्लीट रूप से बंद हो जाती है, हम उसको मेनोपॉज बोलते हैं। ये क्रिया फीमेल में 50 वर्ष की आयु में होते हैं, जबकि मेनार्क की क्रिया 11 से 13 वर्ष की आयु में आरंभ होते हैं। जब मेनार्क की क्रिया होती है तो ओवम बनने का काम शुरू हो जाता है और जब मेनोपॉज की क्रिया होती है तो ओवम बनने का काम बंद हो जाता है। फेज ऑफ एमसी में हम लोग एमसी की क्रिया 28 से या 29वें दिन में दोहराते हैं। अब ये दोहराते हैं तो ये क्रिया कई अवस्था में पूर्ण होते हैं। इसमें होता है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, सेक्रेटरी फेज और रीसाइकिल स्टार्ट। तो देखेंगे कि ये फेज कैसे कैसे पूरा होता है। अब हम लोग को देखिए फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो मेरे बच्चों, जब मेल फीमेल के बीच संभोग की क्रिया होती है तो मेल के शुक्राणु फीमेल के अंडाणु के साथ संयोग करके जायगोट का निर्माण करते हैं। तो फीमेल के बॉडी में जायगोट बनने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल में ओविडक्ट में होता है। कब? जब ओवम ओविडक्ट में हो, जब ओवम ओविडक्ट में हो और उस समय अगर संभोग की क्रिया होती है, पति पत्नी के बीच मिलन की क्रिया होती है, तब शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलकर के जायगोट का निर्माण करता है और जायगोट बनने की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में। याद रहे, फीमेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया
ओविडक्ट में या अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग को देखना है इम्प्लांटेशन। तो मेरे बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, जब ओविडक्ट में ओवम बन जाता है, जायगोट बन जाता है, और जायगोट बनने के बाद फिर जायगोट का विकास शुरू होता है। उसमें होता है विभाजन, माइटोसिस विभाजन लगातार होता रहता है, जिसके कारण उसके साइज में वृद्धि होती रहती है। तो जब जायगोट विकसित होकर के ब्लास्टुला रूप में जाता है, तब जायगोट का ब्लास्टुला रूप ओविडक्ट से यूट्रस में स्थापित हो जाते हैं। तो जब ओविडक्ट से यूट्रस में स्थापित होते हैं, तब इसी क्रिया को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, अंडरोपण बोलते हैं या गर्भधारण बोलते हैं। मेरे बच्चों, याद रहे, जायगोट के ब्लास्टुला रूप को ओविडक्ट से यूट्रस में स्थापित होने की क्रिया को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, अंडरोपण या गर्भधारण। इस क्रिया के बाद श्रीमती गर्भवती हो जाती है। जब इम्प्लांटेशन की क्रिया होता है, तब श्रीमती गर्भवती हो गई, मतलब गर्भधारण हो गया, और अब यहाँ से फीमेल में गर्भ अवस्था आरंभ हो जाता है। समझ में आ गया बात? आइए, अगला टॉपिक है प्रेगनेंसी पीरियड और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हम प्रेगनेंसी पीरियड किसे कहेंगे? हर जाति का अलग अलग गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है हर जाति का, मानव हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो। लेकिन मानव में जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो गर्भधारण के बाद और प्रसव से पहले, गर्भधारण के बाद और प्रसव से पहले की जो अवधि होती है, हम उसी अवधि को बोलेंगे गर्भ अवस्था या गर्भकाल बोलेंगे, प्रेगनेंसी पीरियड बोलेंगे। और मनुष्य के फीमेल में ये प्रेगनेंसी पीरियड 9 माह या 270 से 280 दिनों का होता है। ये याद रखने वाली बात है कि गर्भ अवस्था जो होगा वो 9 महीने का होगा या 270 से 280 दिनों का होगा। मेरे बच्चों, अब लास्ट इसमें है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय अवस्था आने पर भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण में बनेंगे 3 परत, बाहरी परत एक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म, भीतर वाला इंडोडर्म, और इसी तीनों परत से बनेगा अंग का निर्माण होगा। और जब पूरा अंग निर्मित हो जाता है तो फिर बच्चे का विकास होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? भ्रूणीय विकास। हम लोग इसको बोलेंगे भ्रूणीय विकास। अब देखिए, ये भ्रूणीय विकास पर अब हम लोग को पार्चुरेशन और लैक्टेशन। अब मेरे बच्चों, जब बच्चा बन गया गर्भ में, जब गर्भ अवस्था पूरा हो गया, प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हो गया, 9 महीना पूर्ण गया या 270 से 280 दिन पूर्ण गया, तब बच्चे गर्भाशय से बाहर आते हैं। तो गर्भ अवस्था को पूर्ण होने पर, गर्भ अवस्था को ध्यान से सुनना है मेरे बच्चों, गर्भ अवस्था को पूर्ण होने पर बच्चे को गर्भाशय से बाहर आने की जो क्रिया होगी वो कहलाएगा पार्चुरेशन या कहलाएगा प्रसव। डिलीवरी भी बोलते हैं, लेबर भी बोलते हैं, बर्थ भी बोलते हैं। हम इन नामों से इसको जानते हैं, बच्चे को बाहर आने की क्रिया। अब बच्चे का जो बाहर आएगा, तो बच्चे को बाहर आने में यानी कि प्रसव की क्रिया में हार्मोन सहायक होते हैं। एक हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। एक का नाम है रिलैक्सिन, दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। मेरे बच्चों, याद रहे, रिलैक्सिन का स्राव गर्भ अवस्था में ओवरी से होता है। रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव गर्भ अवस्था में ओवरी से होता है और ये प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक होते हैं। डिलीवरी का जो पेन होता है, लेबर पेन जो कहलाता है, वो बहुत ही कष्टदायक होता है। उस पेन को कम करने में ये रिलैक्सिन नामक हार्मोन सहायक होते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन, इस बेचारे का काम क्या है? ये गर्भाशय में खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे बच्चे नीचे की ओर खिसकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म को आसान बनाने में सहायक होते हैं। अब देखिए,
लैक्टेशन। हम बार बार बोले हैं, अपने क्लास में भी, ऑफलाइन की क्लास में बच्चे लोगों को समझा दिया है कि फीमेल में बच्चे जन्म के बाद मेमोरी ग्लैंड से, स्तन ग्रंथि से दूध बाहर आते हैं। ऐसा क्यों भाई? पहले क्यों नहीं आ सकता है दूध? गर्भावस्था से पहले या बच्चे जन्म देने से पहले ही माता के स्तन में दूध क्यों नहीं आएगा? तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गर्भ अवस्था में प्लासेंटा बनते हैं और प्लासेंटा से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन निकलता है। प्लासेंटा, ये जो प्लासेंटा बनता है, प्लासेंटा अपरा बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, अपरा हिंदी में। ये प्लासेंटा बनेगा गर्भावस्था में, ये भ्रूण के चारों ओर होता है। हम चर्चा करेंगे तो बता देंगे वहां पर हम। और ये प्लासेंटा से निकलेगा, प्लासेंटा से निकलेगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। और यही प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन जो होता है वो दूध को उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो जब तक फीमेल मां नहीं बनेगी तब तक उसमें लैक्टेशन का स्राव नहीं होगा, और जब तक लैक्टेशन का स्राव नहीं होगा दूध उत्पन्न नहीं होंगे। तो फीमेल के स्तन ग्रंथि से या मेमोरी ग्लैंड से दूध को बाहर आने की क्रिया लैक्टेशन कहलाता है, और ये क्रिया बच्चे जन्म के बाद होती है। लैक्टेशन की क्रिया पार्चुरेशन के बाद होती है, बच्चे जन्म के बाद, प्रसव के बाद होती है। और ये फीमेल में लगभग 2 साल तक का होता है। लैक्टेशन का जो पीरियड होता है, दूध स्राव काल की जो अवधि होती है वो 2 वर्षों तक होती है। लेकिन डॉक्टरी सलाह है कि माँ को कम से कम 6 माह तक बच्चों को अपना दूध पिलाना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और माँ के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ के दूध को बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। कारण माँ के दूध में होते हैं कोलोस्ट्रम, माँ के दूध में होते हैं कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम। ये माँ के दूध में होते हैं कोलोस्ट्रम, और कोलोस्ट्रम में होता है IgA। ये एंटीबॉडीज होते हैं, और ये एंटीबॉडीज बच्चे को लगभग 6 माह तक निरोग बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन्हीं सब कारणों से ये माँ के दूध सुपाचक भी होते हैं और पौष्टिक भी गुण वाले भी होते हैं। इसलिए माँ के दूध को बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। अब मेरे बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी ये ओवरव्यू, ये सारा का सारा टॉपिक का हम आपको हेडलाइन समझा दिया। अब हम इसको अगले क्लास में, अगले जो क्लास हमारा होगा YouTube पर, हम तब इसमें आपको फिगर के साथ हम समझाएंगे। तो ध्यान से YouTube चैनल को देखना है, और इसको अगर समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब भी करना है। और अगर कहीं से कोई डाउट बनता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट भी करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको आंसर बता दूंगा। आप अपने पढ़ाई को लगातार बनाए रहें। जब पढ़ेंगे अच्छा तो करेंगे अच्छा, इस बात को समझ करके पढ़ेंगे। अब अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा जरूर करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।